डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज है। एक्सरेज जो हैं वो मुड़ती हैं, जब वो क्रिस्टल के साथ जाके उससे टकराती हैं तो वो मुड़ जाती हैं अपने रास्ते के बीच में, बिल्कुल इसी तरह मुड़ती हैं जैसे लाइट जो है वो मुड़ जाती है। एक्सरे आपको पता है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि ये जब आप किसी मेटल जैसे कॉपर के साथ अब एक तेज़ी से आप इलेक्ट्रॉन कोई बाहर से आएंगे, जब कैथोड से आकर इससे टकराएंगे, ये एनोड होगा कॉपर, तो इसके इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, ये निचले शेल में जाएंगे और एनर्जी रिलीज़ करेंगे फोटोन की सूरत में। उस सूरत में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रही होती हैं उनका जो वेवलेंथ है 1.5418 एंगस्ट्रॉन होती है। एटम का जो साइज़ है वो 2 एंगस्ट्रॉन होता है। तो ये बहुत मतलब कि ना ताकतवर वेव्स हैं। जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो हमेशा ताकतवर जो है वो एनर्जी वाली वेवलेंथ समझी जाती है। जिसकी बड़ी होती है वो कम एनर्जी वाली होती है। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो ऐसे होती हैं कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रोपागेट कर रही होती हैं और अपनी डायरेक्शन के, एक अप है तो एक फॉरवर्ड है, एक बैक है तो एक डाउन है, तो इसी तरह ये ऐसे चल रही होती हैं, ठीक है ना। और जब ये जाके टकराती हैं किसी भी ये बिखरती क्यों हैं, ये जब किसी भी क्रिस्टल से जाके टकराती हैं तो बिखरती क्यों हैं, ये इस वजह से बिखरती हैं क्योंकि इनकी वेवलेंथ इस आपने जो एक्सरे उस आयनिक कंपाउंड में डाली थी, उस आयनिक कंपाउंड में जो एक्सरे डाली थी उनमें कई तरह की वेवलेंथ थी। मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक किस्म की वेवलेंथ नहीं थी, कई किस्म की वेवलेंथ थी, उनकी अलग अलग इंटेंसिटी थी, शिद्दत थी। और दूसरी जो है ना वो जो आप जिस क्रिस्टल से टकराई हैं उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन थे, उसका एटॉमिक नंबर कितना था। अब अगर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बिखेरेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंटरफेयर करेगा जब इसके साथ आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ जब टकराएगा, एक्सरेज के साथ इंटरफेयर करेगा, उसे बिखेर देगा और इतना ज़्यादा बिखेरेगा जितना ज़्यादा उसका एटॉमिक नंबर होगा, ये उस पर डिपेंड करता है। तो ये है डायफ्रैक्शन है। इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे कि भाई इसकी शिद्दत जब ये टकराए और वापस आए तो इसकी शिद्दत ज़्यादा हो, इसकी शिद्दत कम ना हो, वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए ब्रैग्स इक्वेशन है आपके पास। ब्रैग्स इक्वेशन में आप देखें, ये आपके पास एक क्रिस्टल है, ये एक क्रिस्टल है, ये जो उसका एक लेयर है, उसका एक दूसरा प्लेन है, उसका तीसरा प्लेन है, 3 प्लेन मैंने बनाए हैं। ये आपके पास आती हुई आ रही हैं, ये दोनों आपके पास एक्सरेज हैं। एक एक्सरे जो है ना रे, वो यहाँ पे सतह से टकराती है और वापस मुड़ डायफ्रैक्ट हो जाती है। दूसरी वाली पेनेट्रेट करती है और यहाँ पे आ जाती है, पेनेट्रेट करके ज़्यादा सफ़र तय करती है बनिस्बत ऊपर वाली के। इस वक्त जब ये ऊपर वाली ऐसे टकराई, इसने रास्ता ABC बनाया, इसने ये वाला रास्ता बनाया ABC माइनस में। अब इसके बीच में ना आप देखो कि अगर दोनों रेज ये वाली और ये वाली एक दूसरे के फेस इनके एक ही हों, यानी कि इसका क्रस्ट, इस वाली एक्सरे का क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट होता है ये वाला हिस्सा, ये क्रस्ट होता है, ये वाला ट्रफ होता है, इन दोनों का अगर एक ही तरह हाँ क्रस्ट हो ना, इसका क्रस्ट और इसका क्रस्ट सेम एक ही जगह पे हो, तब ये एक दूसरे की शिद्दत में ताकत ले आएंगी। और ट्रफ भी एक तरफ हो तो शिद्दत में एक दूसरे शिद्दत आ जाएगी, इन दोनों की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इसका एक का क्रस्ट ऐसा है और दूसरी वाली का ऐसा है, यानी कि एक का क्रस्ट है, एक का क्रस्ट है और एक का ट्रफ है, ये दोनों मिल रहे हैं तो ये एक दूसरे को रोकेंगी, दोनों की शिद्दत में कमी आ जाएगी। अब इसके बीच में आप ये देखें कि ये जब इससे टकरा रही है, इसने ये रास्ता बनाया ABC, इसने भी ABC बनाया, और इसी तरह आपके पास ये कुछ एंगल्स आए हैं कि किस एंगल पे आपने टकराई है। इसे कैलकुलेट आपने करना है कि भाई ये किस तरह एक ही फेस में आएंगी। तो ये आपके पास ये वाला थीटा बना है, ये LB और B माइनस जो है ये आपके पास एक
एक ट्रायंगल है। इसी तरह ये वाला बी ए एम और ये वाला बी भी एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ये दो ट्रायंगल्स हैं आपके पास। इन दोनों ट्रायंगल्स को आपने कैलकुलेट इससे करना है कि कैसे होगा। अच्छा, बी एल एंड बी एम आर परपेंडिकुलर टू ए बी सी। ये देख, बी एल बी एक परपेंडिकुलर है, ये सीधी लाइन है, ये 90 डिग्री। बी एम बी इस रे के ऊपर, रिफ्रैक्टेड रे के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर है। ये हाइपोटेनियस है, बी और बी आपके पास क्या है, हाइपोटेनियस है। तो इसको हम ऐसे ले लेते हैं भाई, एल बी बी, ये आपके पास आ गया ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे आ गया एम बी बी। अब इसके बीच में एल बी जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर है, और बी बी जो है आपके पास हाइपोटेनियस है। तो इसका फार्मूला यही है, ये एल बी जो परपेंडिकुलर है ओवर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन थीटा। और इसी तरह यहाँ पे भी जो हाइपोटेनियस है दूसरे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन थीटा। अब देखो ये इधर आ जाएगा, इधर डिवाइडर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ डिवाइड होगा। ये जब बी बी इसका और ये वाला बी बी, ये दोनों वाले बी बी जो है ये डिस्टेंस है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस है। इसको हम डी भी लिख सकते हैं, इसको भी मैंने डी लिख दिया है। अब ये जो डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस है, इन दोनों को जमा करोगे आप, तो फिर आपके पास जो है वो फ़र्क पता चल जाएगा आपको कि इन दोनों के बीच में जो है कितना को फ़र्क है। तो फ़र्क आपने जो है ना इंटीग्रल मल्टीपल रखना है, यानी कि 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए। अब वेवलेंथ का जो डिफरेंस है, वेवलेंथ का डिफरेंस वो इंटीग्रल होना चाहिए, यानी कि आपके पास ये जो n है, n 1 होना, 2 3, या अगर ये बीच में 1.5 1.9, तो फिर वो एक फेस में नहीं होगी। दोनों जो वेव हैं आपके पास एक फेस में नहीं होगी। आपने एक फेस में करनी है तो आपको ये वाला एन की अमाउंट जो है आपको 1 2 या 3 चाहिए या 4 चाहिए। तो ये एक फेस में करने के लिए, तो बीच वाला होगा तो वो एक फेस में नहीं होगा। अब ये जो पार्ट डिफरेंस है वो आपके पास यही है, वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय एन, यानी कि इसका जो है इंटीग्रल मल्टीपल है। ये देखो इन दोनों को हमने जमा किया, ये दो डिस्टेंस भी जमा हो गई, ये 2d साइन थीटा हो गया। और पार्ट डिफरेंस आपके पास ये दोनों का पार्ट, इन दोनों का रास्ते का डिफरेंस है। इसको मैंने पार्ट डिफरेंस को इस तरह लिख लिया, क्योंकि ये वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय उसका जो इंटीग्रल मल्टीपल है, ये पार्ट डिफरेंस यहाँ पे ये आ गया, और ये इसी तरह। अब इन दोनों के बीच में जो भी ये वाली अगर कोई रकम आएगी तो वो आपके पास एक फेस में होगी, अगर इनके बीच में आएगी तो वो एक फेस में नहीं होगी। और अगर 1 है ना, 1 यहाँ पे नाप लेते हो तो इससे फर्स्ट ऑर्डर इसे आप कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, और ये वाला आपके पास सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन है, ये थर्ड और ये फोर्थ है। तो ये आपके पास